आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, दृष्टि एसएससी जो चैनल पर हमने ये निशुल्क क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू की हैं, विशेष रूप से एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए। आशा है कि आप इस सीरीज का लाभ उठा रहे होंगे। एसएससी सीजीएल के अलावा अन्य एसएससी के एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा इस सीरीज से पहुंचने वाला है। आइए बिना डिले के हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हमने शुरू किया था उसमें आज नेशनल मूवमेंट पार्ट 2 हमको देखना है। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में देख लिया। आशा है आप नोट्स भी बना रहे होंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते थे, कुछ तो आपसे बनते होंगे, ठीक बात है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके लिए नए थे, तो उनको आपने निश्चित रूप से अपने दिमाग में पेन डाउन करने के लिए एक शॉर्ट नोट का रजिस्टर बनाया होगा। क्योंकि दिमाग में पेन डाउन उस समय करना एक अलग बात है, लंबे समय के लिए अगर दिमाग में कोई चीज डालनी है तो पहले उसको पेपर पर उतारो, यानी शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसका फ्रीक्वेंटली रिवीजन करो। चलो तो आगे बढ़े। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि भाई कांग्रेस से पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और भी उनके बारे में हमने बातचीत की थी। फिर कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। अब हमें बढ़ना है आगे। अब जब हम लोग बात करते हैं नेशनल मूवमेंट की, तो नेशनल मूवमेंट में हम देखते हैं कि 3 मेन फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज, जैसे हमने बोला 1885 से 1947 ओवरऑल नेशनल मूवमेंट है। तो इस 1885 से 1947 तक के फेज में सबसे पहला जो फेज है वो है 1885 से 1905 तक का, यानी पहले 20 साल। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट्स फेज या फेज ऑफ मॉडरेट्स, उदारवादी चरण। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फेज ऑफ मॉडरेट्स क्यों बोलते हैं या उदारवादी चरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले 20 साल कांग्रेस किनके द्वारा डोमिनेटेड थी? उदारवादी लोगों के द्वारा। उदारवादी लोग कौन थे? जिनका काम करने का तरीका उदार था। इनका काम करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है प्रार्थना एवं याचिका पद्धति, यानी प्रेयर एंड पिटीशन। ये इनका तरीका है। यानी कि ये ब्रिटिशों के पास जाते थे एप्लीकेशन लेके कि प्लीज ब्रिटिश ये काम कर दीजिए। इनका जो तरीका है वो क्या है भाई? रिक्वेस्टिंग मोड है ना। जैसे मान लो आप अधिकारी बन जाते हो, कई बार लोग आपको ज्ञापन सौंपने आएंगे कि प्लीज आप ये काम करवा दीजिए। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे भी ये लोग रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर से कि प्लीज ये काम करवा दीजिए। प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, ये इनका तरीका है। इसलिए इनका जो काम करने का तरीका है प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, इसको 3P कहा गया है। 3P, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। हिंदी में प्रार्थना एवं याचिका। याचिका सौंपते थे, प्रार्थना करते थे कि प्लीज ये काम कर दीजिए। और पहले 20 साल कांग्रेस ने ऐसे ही मॉडरेट जो लीडर थे उनके डोमिनेशन में, मतलब वो अधिक लोग थे, मॉडरेट्स की संख्या उस टाइम पे ज्यादा थी। ऐसे यानी लोग ज्यादा हैं जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो कांग्रेस उसी के अनुसार चल रही है। आगे चल के फिर हम देखते हैं कि 1905 में फेस चेंज होता है, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे। प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति किस वर्ग द्वारा अपनाई गई? तो मॉडरेट्स इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन? अब जाहिर सी बात है, अब हमने मॉडरेट फेस शुरू किया है तो कई सारे मॉडरेट लीडर्स के बारे में अब हमको डिस्कशन करना है। अब उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मॉडरेट लीडर हैं दादा भाई नेहरूजी साहब। और दादा भाई नेहरूजी के जीवन की कई उपलब्धियां, उन पर कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में। जैसे उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस उम्र में अन्य लोग, हम देखते हैं कि भाई बिस्तर पकड़ लेते हैं, वो उस उम्र में दादा भाई नेहरूजी बकायदा कांग्रेस के सेशंस अटेंड करते थे, पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत जबरदस्त भाषण देते थे। तो इसलिए इनको कहा गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको भारतीय राजनीति का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक शब्द इनके लिए दिमाग में रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का पितामह। ठीक है, तो ये एक बात दिमाग में रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। दादा भाई नेहरूजी के संबंध में और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, अभी आएंगे, परेशान ना हो। दादा भाई नेहरूजी 1892 में किस संसद का चुनाव जीतने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने? अब देखें, दादा भाई नेहरूजी ने इतना बड़ा कारनामा ऐसा करके दिखाया। आप सोचें 1892 एक फिन्सबरी नाम की जगह, वहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं और वहां पे एक गोरे ब्रिटिश व्यक्ति को हरा देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश लोगों से वोट जीत रहे हो और आप वहीं के एक व्यक्ति को, ब्रिटिश व्यक्ति को हरा दे रहे हो। ऐसा कैसे संभव हुआ? सबसे पहली बात, सर दादा भाई नेहरूजी चुनाव कैसे लड़ पाए ब्रिटेन का? वो तो भारतीय हैं। लेकिन उस टाइम पर एक पॉलिसी थी, ब्रिटेन का कानून था कि जितने भी देश ब्रिटेन के कब्जे में हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो ब्रिटेन के ही एम्पायर का पार्ट है, ब्रिटेन साम्राज्य का पार्ट है, इसलिए वो ब्रिटेन के चुनाव में हिस्सा लड़ सकते थे।
और दादा भाई नेहरू पहले एशियन बने, ना सिर्फ पहले भारतीय, पहले एशियन जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है लोअर हाउस, ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और यहाँ पे जीत गए हैं, सीट पाली है। ठीक है, चले, ब्रिटेन इसका सही जवाब है। ऐसा कर लिया क्योंकि इनने मैनिफेस्टो इनका बहुत जबरदस्त था। मैनिफेस्टो वहां के लोगों को, फिन्सबरी सीट के जो वोटर्स थे उनको इतना अच्छा लगा दादा भाई नेहरू जी का मैनिफेस्टो कि उनने अपने ब्रिटिश व्यक्ति को एक को हरा दिया। बताओ आओ आगे बढ़े। किस पुस्तक में दादा भाई नेहरू जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताई है? तो इसका भी सही जवाब बच्चे क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी की यह पुस्तक 1901 में पब्लिश की जाती है और इसी पर्टिकुलर बुक में इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीयों और ब्रिटिशों का जो संपर्क है उससे भारत गरीब हो रहा है। जैसे दादा भाई नेहरू जी ने इस पुस्तक में कई एग्जाम्पल लिखे, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि ब्रिटिश सस्ता जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, वो हमसे खरीदते हैं। जैसे हमसे खरीदा कपास या कॉटन, तो इंडिया से कॉटन खरीद लिया, 10 रुपए हमारे किसान को दे दिए, हमारे किसान को 10 रुपए मिल गए, कॉटन मिल गया ब्रिटिशों को। अब ब्रिटेन में मौजूद है ब्रिटिश मिल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। ये ब्रिटिश मिल इस कपास से बनाएगी शर्ट और उस शर्ट का प्राइस रखेगी 100, और ये 100 रुपए की शर्ट हमको ही, भारत को ही बेच देगी। अब आप सोचो, हमको मिले थे 10 रुपए, जो हमने कपास दिया था तो हमें 10 रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने फिर ब्रिटेन से शर्ट खरीद ली 100 रुपए की, और जाहिर सी बात है हमने ब्रिटेन को कितना दिया? 100, हमें मिला 10, हमने दिया 100, तो नेट हमने 90 रुपए का नुकसान झेला, और यही ब्रिटिशों को नेट 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जबकि यही अगर कोई इंडस्ट्री भारत में ही लगी होती, ये मिल, टेक्सटाइल मिल भारत में लगी होती, तो जाहिर सी बात है भाई भारत का पैसा भारत में रहता। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि कैसे ब्रिटेन हमको गरीब बना रहा है। तो धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारी वेल्थ निकल रही है। ठीक है, चले, उस आजादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अगेन वापस से जवाब है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। 1886 कैलकाटा सेशन, फिर हम देखते हैं कि 1893 लाहौर सेशन, और 1906 अगेन जो सेशन है वो कहां पर हुआ? कैलकाटा। तो इन 3 सेशन में हम देखते हैं कि दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति आजादी से पहले। ठीक है, चल अगला प्रश्न क्या बोलता है? किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? अब ध्यान देंगे, जब 3 बार दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष थे, ठीक है, 1886 पहले पारसी अध्यक्ष, हमने कल भी ये बात की थी, फिर 1893 में हमने डिस्कशन किया लाहौर सेशन, और 1906 में कलकत्ता। तो जब 1906 का कलकत्ता सेशन था तब कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज की मांग रखी। स्वराज मतलब क्या होता है कि भाई जो भारत के आंतरिक मामले, इंटरनल अफेयर्स है, वो इंडियन संभालें, और विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिश संभालें। देखो भाई, मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयत्न करता हूं, किसी भी देश के 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक होता है इंटरनल अफेयर्स, यानी हम कहें तो क्या, या हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्वराज लिख देते हैं, और मैं यहीं पर लगे हाथ आपको पूर्ण स्वराज भी समझा देता हूं, क्योंकि फिर भविष्य में पूर्ण स्वराज भी आएगा, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए स्वराज और पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहीं पे समझ लीजिए। यहां पर मैंने लिख दिया इंटरनल अफेयर्स यानी आंतरिक मामले। ठीक है, तो आंतरिक मामले, अच्छा ये एक बात हो गई हमारी। दूसरी बात हमने एक जगह लिखा एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब क्या होता है बेटा? विदेशी मामले। तो इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स, किसी भी देश के 2 मामले होते हैं। इंटरनल क्या होता है? सीमा के अंदर के मामले। जैसे आज अगर मैं आपको इंटरनल अफेयर्स के कुछ उदाहरण दूं, अगर हमें इंडिया के अंदर 10 नए आईआईटी खोलने, 10 नए अस्पताल बनवाने, तो ये इंडिया की बॉर्डर के अंदर के मामले हैं, तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल, इंडिया की बॉर्डर के बाहर के मामले। जैसे अगर हमें अमेरिका से कुछ खरीदना है, या हमें इजराइल को कुछ बेचना है, या हमें चाइना से व्यापार करना है, या हमें पाकिस्तान से युद्ध करना है, कुछ भी, तो बेटा ऐसी स्थिति में ये, क्योंकि हमारी सीमा के बाहर के मामले हैं, तो विदेशी मामले हैं। चलिए, तो अब देखो, जब भी इंटरनल अफेयर्स उसी देश के लोगों के पास होंगे, अब हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो स्वराज क्या होता है?
स्वराज मतलब इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामले इंडियन संभालें, और एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले, ये ब्रिटिश संभालें, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वराज। और मैं ये कह रहा हूं कि स्वराज को इंग्लिश में एक शब्द से जाना जाता है, डोमिनियन स्टेटस। अब बेटा ब्रिटिश लोग तो ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे नहीं, स्वराज उनका तो एक अपना टर्मिनोलॉजी होगा। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इंटरनल अफेयर्स इंडियंस और एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिश। अच्छा, यहीं अगर मैं पूर्ण स्वराज आपको समझाऊं तो पूर्ण स्वराज क्या होगा? पूर्ण स्वराज मतलब आप समझ ही रहे होंगे, गैस कर लिया होगा आपने कि इंटरनल अफेयर्स भी जब इंडियन संभालेंगे और एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले भी जब इंडियन संभालेंगे तो ये हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। तो 1906 के कांग्रेस सेशन में जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे, तब बच्चे ऑफिशियली कांग्रेस ने क्या डिमांड की कि आज से हमारी मांग है स्वराज, यानी ब्रिटिशों से हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल अफेयर्स हमें दीजिए और एक्सटर्नल आप रख लो भले। और फिर आगे चलकर एक सेशन होगा 1929 में। तो 1929 में बेटा एक सेशन होगा जिसको हम कहते हैं लाहौर सेशन, और वहां पे अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। और वहां पे हमारी मांग, कांग्रेस की मांग क्या होगी? पूर्ण स्वराज, कि आज से ब्रिटिश हमको पूर्ण स्वराज चाहिए 1929, लेकिन अभी उसमें समय है, ठीक है। चलो, तो अभी तो हमने 1906 की ये बात कर ली। आओ, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये तो मैंने आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में भी बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु हैं। आइए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हो सकता है कुछ बच्चों को मेरा पेस ज्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं उन बच्चों से ये बात कह दूं कि बेटा अब एग्जाम में ज्यादा समय बाकी नहीं है और सिलेबस वास्ट है, तो जाहिर है कि हम एक पेस मेंटेन करें। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा पेस जरूर रखना है हमको, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कर पाए। आइए, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जब हम बात करते हैं ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी अभी आपने देखा सुना कि भाई दादा भाई नेहरू जी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, और इसलिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी चुन लेते हैं, जो गलत जवाब है। सुनो, ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले दादा भाई नेहरू जी पहले व्यक्ति हैं, लेकिन क्वेश्चन ने जीतने वाले नहीं पूछा, क्वेश्चन ने बोला लड़ने वाले पहले व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव। दादा भाई नेहरू जी से पहले भी भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए, और उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनफैक्ट इनने 2 बार चुनाव लड़ा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का, और ये दोनों बार हार गए। अब सोचो, दादा भाई नेहरू जी एक बार में जीत गए। तो इन पर एक शेर याद आता है मुझे कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल दादा भाई नेहरू जी, और कोई मेरी तरह उम्र भर सफर में रहा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। है कि नहीं? बेचारे 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। अच्छा, और दादा भाई नेहरू जी जीत गए। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे क्या दादा भाई नेहरू जी से पहले किसी ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा? हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन वो हार गए। और जीते कौन पहले भारतीय हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव? दादा भाई नेहरू जी। चलिए भाई, सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा स्वदेश मित्रम समाचार पत्र किस भाषा में निकाला गया? अभी जो स्वदेश मित्रम समाचार पत्र है, ये सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने निकाला है, ये तमिल भाषा में निकाला है। ये सभी लोग मॉडरेट्स हैं, उदारवादी हैं। भले ही हम लोग बात करें दादा भाई नेहरू जी की, भले ही हम लोग बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, भले ही हम लोग बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी की, वोमेश या व्योमेश एक ही बात है ना, या फिर अब हम लोग बात करें सुब्रमण्यम अय्यर साहब की। सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स निकाले हैं। एक न्यूज़पेपर इनका है द हिंदू, जो आज भी आता है ना इंग्लिश भाषा में, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स उसको तो भाई बिल्कुल कहते हैं ना कि पी लेते हैं, तो हिंदू इंग्लिश भाषा। और आपका दूसरा है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम किस भाषा में है? तो अभी अभी हमने जवाब देखा, ये तमिल भाषा में अखबार है। ठीक है, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले ऐसे पत्रकार जिन्हें ब्रिटिशों ने अपने खिलाफ लिखने के लिए गिरफ्तार किया, इनके बारे में समझते हैं। अब ये कौन है भाई? इनका नाम आप लोग सुन चुके हो। एक बार मैंने आपको एक राजनीतिक संगठन पढ़ाया था, इंडियन एसोसिएशन, और मैंने बोला था इस पर 2 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, याद है? लास्ट क्लास की बात है, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था कि कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संगठन आए हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन है इंडियन एसोसिएशन।
इसको दो लोगों ने स्थापित किया था, एक का नाम था आनंद मोहन बोस और एक का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये दूसरे व्यक्ति हैं इंडियन, दूसरे इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। पहले इंडियन जिनने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नौकरी से ब्रिटिशों ने डिसमिस कर दिया, तभी टीचर बने और इन्हें एक उपाधि दी गई थी, याद करो, राष्ट्रगुरु। तो भाई भारतीय लोगों ने इन्हें एक उपाधि दी राष्ट्रगुरु, याद होगा आपको। अच्छा, और फिर इनने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द बंगाली। तो एक इनका न्यूज़पेपर था बच्चे, तो न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द बंगाली, ये इनका न्यूज़पेपर है। और इसी में ब्रिटिशों के खिलाफ इनने बहुत सारी बातें लिखी और ब्रिटिशों ने फिर क्या किया कि इनको अरेस्ट कर लिया और इनका जो ये इक्विपमेंट था प्रिंटिंग प्रेस का उसको जब्त कर दिया। तो इस तरीके से पहले पत्रकार जिन्हें ब्रिटिशों ने अपने खिलाफ लिखने के लिए अरेस्ट किया, तो सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी एक मॉडरेट लीडर है। आइए, किस उदारवादी नेता ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो, वैसे भी ये तो बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट तो मालूम होना चाहिए किसने किया है, लेकिन आज हम लोग उदारवादी टॉपिक में भी ये बात पढ़ रहे हैं। मॉडरेट लीडर है जिनका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय जी। अब देखो, इनने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। तो मदन मोहन मालवीय साहब ने हिंदू महासभा की स्थापना कब की, तो हमने बोला 1915, और अगले साल 1916 में बच्चे क्या स्थापित किया है, तो सही जवाब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, कभी कोई आपसे पूछे यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिवर्सिटी से कई कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं। तो एक कॉलेज है जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज है बेटा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये कहां पर है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो ऑब्वियस है ये भी कहां पर है बच्चे, बनारस में ही है। अब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, तो ये भी बनारस में है, ये भी बनारस में है, लेकिन ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये एनी बेसेंट ने स्थापित किया था 1898 में। तो एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया और बीएचयू स्थापित हुआ 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय को किस स्वतंत्रता सेनानी ने महामना की उपाधि दी, महामना मतलब जिसका महान मन हो उसको क्या कहेंगे, महामना। तो गांधी जी ने महामना की उपाधि दी थी मदन मोहन मालवीय जी को। इतना ही नहीं, मदन मोहन मालवीय जी को एक और उपाधि दी गई थी जिसका नाम है कर्मयोगी, और ये कर्मयोगी उपाधि किसने दी थी, तो सही जवाब क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आप जानते हैं कि जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को टीचर्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। कौन है ये, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के पहले उप राष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आगे चल के बनते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट और तब ये थे वाइस प्रेसिडेंट। जब राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो ये बने प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इनने क्या कहा था भाई, मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहा इनने, तो कर्मयोगी। ठीक है, और गांधी जी ने क्या कहा मदन मोहन मालवीय जी को, महामना, की जिनका मन महान। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी दोनों को भारत रत्न मिला 2015 में। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनकी तो तब तक मृत्यु हो गई थी, पॉस्ट्यूमसली इनको मिला मरणोपरांत। तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2015 में जीवित थे, फिर 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी मृत्यु होती है। खैर, अभी वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है ये बात। तो मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न भी मिला है, और किस वर्ष मिला है, 2015 में मिला है। चल, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन चेंज, उग्रवादी बोलता है तो सबसे पहला चरण मैंने आपको क्या बोला बेटा, 1885 से 1905 उदारवादी या मॉडरेट्स, ये आप जानते हो। अच्छा, इसके बाद उग्रवादी चरण क्या है बच्चे, उग्रवादी चरण यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। तो उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स फेज, है ना, सही है। और ये कब से कब तक, तो 1905 से 1920। तो मॉडरेट उदारवादी चरण खत्म, अब हम लोग बात करेंगे उग्रवादी चरण। नाम से क्लियर है, उग्र, तो इनके तरीके क्या हैं, उग्र तरीके हैं। इनके तरीके क्या हैं, तो इनके तरीके, उग्र का मतलब है कि भाई इनके जो आइडियाज थे वो ये नहीं कि प्रार्थना एवं याचिका। इनके तरीके क्या है, बॉयकॉट, बहिष्कार, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल, विदेशी सामान का बहिष्कार, फिर आंदोलन, जैसे स्वदेशी आंदोलन इनके ही जो ये अवधि है, ये जो चरण है इसमें शुरू होगा। पहला
पैन इंडिया लेवल मूवमेंट, तो पहला अखिल भारतीय जो आंदोलन माना जाता है स्वदेशी, वो यही लोग शुरू करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो आंदोलन, बहिष्कार, जुलूस, रैली, राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, ये सब इनके तरीके हैं। नेशनल एजुकेशन का मतलब है कि सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि वो सरकार का है ना, तो सरकारी चीजों का बहिष्कार करो। तो राष्ट्रीय शिक्षा मतलब अब बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो नेशनल एजुकेशन, बच्चे इंडियन स्कूल्स जाएंगे और वहां पर इंडियन एजुकेशन दी जाएगी। वेस्टर्न एजुकेशन, जहां पे ब्रिटिश अपने आप को अच्छा बताते हैं, भारतीयों को निम्न स्तर का इंफीरियर बताते हैं, वैसी शिक्षा नहीं दी जाएगी। सही बात। तो कुल मिला के थोड़ा सा हम लोग इस पे और चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक उग्रवादी नेता नहीं है, यानी 3 लोग उग्रवादी होंगे। अब देखो भाई, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्ता और आरसी दत्त। मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको उग्रवादी नेताओं की एक लिस्ट देता हूं। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे उदारवादी नेता पढ़ाए ना, बहुत सारे, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय साहब। अब उग्रवादियों में एक लिस्ट है, लाल, बाल, पाल और वार। लाल क्या है बच्चे, तो लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ये हो गए लाल। बाल क्या है, बाल, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, ठीक है। और देखें पाल क्या है बच्चे, तो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, तो लाल, बाल, पाल, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखें। इनके बाद देखो लाल, बाल, पाल, वार। वार क्या है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, एक वी। अगला वी क्या है, अरविंद घोष या औरोबिंदो घोष, ठीक है। अगला ए क्या है, अश्विनी कुमार दत्ता, और आर से राजनारायण बोस। तो लाल, बाल, पाल ने किया ब्रिटिशों पे वार, ऐसे करके आप उग्रवादी नेताओं को याद कर सकते हो। तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, है ना, उग्रवादी नेता हैं। लाल, बाल, पाल ने किया ब्रिटिशों पे वार, तो VAAR, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, राजनारायण बोस। चलो भाई, ये जो अश्विनी कुमार दत्ता साहब हैं, सुनते रहो। इनने एक संगठन स्थापित किया था जिसका नाम है स्वदेश बंधप समिति। मैं बताता हूं ये क्या है, स्वदेश बंधप समिति। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उग्रवादी चरण का जन्म कैसे हुआ। भाई ये भी सोचने वाली बात है कि पहले 20 साल उदारवादियों ने डोमिनेट किया कांग्रेस को, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही एक नया चरण शुरू हुआ और कांग्रेस का स्टाइल ऑफ वर्किंग उसमें चेंज आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 20 साल हम लोग ब्रिटिशों के सामने प्रार्थना एवं याचिका कर रहे हैं, लेकिन जब हमको कुछ विशेष हासिल नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और कर्जन ने इतना ज्यादा भारतीयों को भड़काया कि भारतीय लोग गुस्से में बोले कि अब हमको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और लॉर्ड कर्जन ने जो सबसे खराब चीज की वो था बंगाल का विभाजन, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। 1905 में इसने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी वजह से भारतीय लोग भड़क गए। जैसे 2007 में युवराज सिंह नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, एंड्रयू फ्लिंटॉफ T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, युवराज सिंह नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड का बॉलर युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कहता है, फिर युवराज सिंह अगले ओवर में 6 बॉलों पे 6 छक्के मारते हैं। ऐसा क्या हुआ, वरना युवराज सिंह तो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि युवराज सिंह इतना भड़क गए कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दिए, क्योंकि उनके अंदर का गुस्सा, जो फ्लिंटॉफ ने गुस्सा दिलाया, वो बाहर आया। तो कभी कभार गुस्सा हमारे अंदर से हमारा बेस्ट निकलवाता है। आज भी युवराज सिंह साहब को अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस जो उनका मूवमेंट है ना क्रिकेटिंग करियर का, वो वही है, 6 बॉल पे 6 छक्के। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय लोग शांत जीवन बिता रहे थे, नॉर्मल जिंदगी। मेंटोस जिंदगी कैसे हो गई, 1905 में बंगाल का विभाजन। इसलिए आप देखते हो कि जो उग्रवादी चरण ये शुरू भी 1905 से ही मान रहे हैं ना हम, 1885 से 1905 मॉडरेट, 1905 से 1920 उग्रवादी चरण, और यहाँ पे इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट फेज, और ये हैं लीडर्स। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर भाई। अब इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो देखो लाल तो भाई हो गए, लाल, बाल, पाल, तो पाल भी हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, वार में देखो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, तो ये भी थे। तो ये तीनों क्या हो गए, उग्रवादी। तो कौन उग्रवादी नहीं है, आरसी दत्त। तो ये उग्रवादी नहीं, तो ये क्या है भाई, उदारवादी है, मॉडरेट। क्या है बच्चे, मॉडरेट। अच्छा एक और बात मैंने बोला कि भाई अश्विनी कुमार दत्ता जी ने एक समिति बनाई है जिसका नाम है स्वदेश बंधप समिति। ये समिति क्या है, असल में जब इंडियंस लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन से बहुत ज्यादा नाराज होंगे
और तब इंडियंस एक मूवमेंट शुरू करेंगे, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें ब्रिटिशों का सामान का बहिष्कार होगा, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी बॉयकॉट होगा, बहिष्कार होगा। और तब स्वदेश बंधप समिति अश्विनी कुमार दत्ता बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए ताकि बहुत सारी चीजों का जब ये बॉयकॉट कर रहे हैं तो उनका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये कहा गया कि कोई भी पुलिस के पास मत जाओ, कोई भी कोर्ट मत जाओ, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अब आप सोचो किसी क्या, फिर तो भाई ऐसे तो चोरियां हो जाएंगी, चोरों के तो हौसले बुलंद हो जाएंगे कि लो कोई तो पुलिस के पास जाएगा नहीं तो ऐसा चोरी करते हैं, कोई कोर्ट के पास नहीं जाएगा चोरी करते हैं या मर्डर करते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए स्वदेश बंधप समिति ने बोला कि हम लोग गार्ड के रूप में भी काम करेंगे। तो ये समिति थी जहां पे बहुत सारे वॉलंटियर लोग गार्ड के रूप में काम करते थे। गार्ड, वाह, चौकीदारी करें ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। साथ साथ ये लोग कोर्ट का काम करते थे। जैसे दो लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है, तो जैसे जज कोर्ट में सुनते दोनों पार्टियों को, वैसे ये सुनते थे स्वदेश बंधप समिति के लोग। यानी कुल मिला के ये पुलिस और कोर्ट का काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दी। आओ आगे बढ़े। शेर पंजाब तथा पंजाब केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, शेर पंजाब या पंजाब केसरी? सिंपल है क्वेश्चन। शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? तो पंजाब में जन्मे लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब, पंजाब के शेर, और पंजाब केसरी मतलब प्राइड, केसरी मतलब है प्राइड, प्राइड ऑफ पंजाब। तो लाला लाजपत राय जी को ये कहा जाता है। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो बच्चे, लाला लाजपत राय जी की बात करें तो जन्म ठीक है पंजाब में हुआ। इनने पंजाब नेशनल बैंक को को-फाउंड किया है, को-फाउंडर है यानी सह संस्थापक है। इसका मतलब है कि इनके साथ और भी लोग थे जो पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किए, लेकिन ये भी उनमें से एक है। और बात करें तो इनका एक न्यूज़पेपर है। इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है? आर्य गजट। तो आर्य गजट नाम का बच्चे इनका एक न्यूज़पेपर है, तो ये बात दिमाग में रखें। तो आर्य गजट नाम का एक इनका न्यूज़पेपर है। और बात करें, इनकी एक पुस्तक है, एक किताब है जिसका नाम है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया एक बुक है, यंग इंडिया एक बुक है लाला लाजपत राय जी की, और न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, सॉरी मैंने क्या बोला आपको? आर्य गजट न्यूज़पेपर है लाला लाजपत राय जी का, और यंग इंडिया बुक है लाला लाजपत राय जी की। तो ये दो बातें यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। आओ, ये हैं लाला लाजपत राय जी, आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इनका एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, समाचार पत्र कौन सा है बच्चे? आर्य गजट। अभी अभी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यंग इंडिया इनकी एक फेमस बुक है। चलो, यंग इंडिया एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हुआ। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा कि लाला लाजपत राय की जो बुक है उसका नाम है यंग इंडिया, लेकिन यंग इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर भी है। क्या बात करो सर, हमारा बिल्कुल दिमाग कंफ्यूज हो गया है। सब समझ में आएगा। यहां पर मैंने नाम लिखा लाला लाजपत राय, इनका एक न्यूज़पेपर है, सुनो, लाला लाजपत राय का न्यूज़पेपर है आर्य गजट। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये बिल्कुल सेपरेट बात हो गई, इसको किसी बात से मिक्सअप नहीं करना है। अच्छा, अब लाला लाजपत राय जी की एक बुक है जिसका नाम है यंग इंडिया, ठीक है, ये बात समझ लो, ये भी सर समझ में आ गई। अब मैं आपको कह रहा हूं यंग इंडिया लाला लाजपत राय की एक बुक भी है, और साथ साथ यंग इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर है जो किसी अन्य व्यक्ति ने निकाला है। तो ये एकदम अलग बात हो गई। कोइंसिडेंस है कि यंग इंडिया नाम की एक बुक है लाला की, और यंग इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर है। तो किसका न्यूज़पेपर है? वो न्यूज़पेपर है बेटा गांधी जी का न्यूज़पेपर, ठीक है, यंग इंडिया। और ये यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है ये गांधी जी ने 1919 में, 1919 में इसको प्रकाशित किया, पब्लिश किया। इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए दी है। तो यंग इंडिया 1919 से 31 तक गांधी जी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक समाचार पत्र था। तो भाषा क्या है यंग इंडिया की? इंग्लिश लैंग्वेज है। गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। एक गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में निकाला, तो गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में निकाला गया न्यूज़पेपर है बच्चे, उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने निकाला था, ठीक है। इसका जो ईयर है 1903, ठीक है, क्या है बच्चे? 1903 का न्यूज़पेपर। अगर हम बात करें गांधी जी की एक और बात, तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर 1903 हो गया। इसके अलावा 1919 में इन्होंने निकाला है यंग इंडिया। क्या? तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर, जो हमारे प्रश्न का जवाब भी है, ये भारत में निकाला गया है। और 1933 में गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकालेंगे जिसको हम कहते हैं हरिजन। तो क्या नाम है भाई? हरिजन। तो हरिजन न्यूज़पेपर 1933 में निकाला, ठीक है। तो ये गांधी जी के 3 न्यूज़पेपर्स हैं।
चलिए भाई, तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के दौरान 1933 में यरवदा जेल से हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। हरिजन नाम से 3 प्रकाशन बनाए, अंग्रेजी में हरिजन, गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक। मतलब ये हरिजन कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में निकाला गया है तो उसका टाइटल अलग अलग था। तो एक जगह था हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में, ठीक है, और केवल अगर हरिजन की बात करें तो इंग्लिश। चलो आओ आगे बढ़ें। ये यहाँ पे इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी एज इट इज डिट्टो मौजूद है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आइए, बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म हुआ। भाई इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? जैसे अभी अभी हमने बात की, लाला का जन्म हुआ है, लाला लाजपत राय पंजाब, तो तिलक साहब का जन्म हुआ है भाई महाराष्ट्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केसरी और मराठा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के समाचार पत्र हैं? लाला लाजपत राय जो उग्रवादी हैं उनका न्यूज़पेपर है आर्य गजट। बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी हैं उनका जो न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक। अब देखो कितना अच्छा होता अगर मराठा न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में होता, कितना सही होता, मराठा मराठी। लेकिन ऐसा है नहीं बच्चे, मराठा न्यूज़पेपर असल में इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, और केसरी इनफैक्ट मराठी लैंग्वेज में है। तो ये एक समस्या वाली बात है। तो ऐसा है, जैसे वो अक्षय कुमार का एक मीम है ना, तो ये ऐसी बात है कि भाई मराठा मराठी में नहीं है, होता तो सही होता, मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में और केसरी मराठी में। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक साहब ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की है। ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है कहाँ मौजूद है? तो पुणे में मौजूद है फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है। तो पुणे में भाई मौजूद है फर्ग्यूसन कॉलेज, महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसे शुरू किया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें तिलक साहब द्वारा रचित नहीं है? अब देखो मैं अपनी बात को रिवाइज करवाता हूं। लाला लाजपत राय साहब का न्यूज़पेपर है आर्य गजट। लाला लाजपत राय साहब की जो बुक है उसका नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया, सही है। तो ये बात भी हमको दिमाग में बैठ गई। अब हम बात कर रहे हैं तिलक साहब की। तिलक साहब के न्यूज़पेपर हमने बोला केसरी और मराठा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि तिलक साहब की बुक्स भी हैं, तिलक साहब ने भी किताबें लिखी हैं भाई, और कौन कौन सी किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक किताब है गीता रहस्य, जो जब जेल की अवधि में थे, जेल जब हुई थी एक बार 1908 से 1914 में म्यांमार में, तब पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। तो गीता रहस्य ये तिलक साहब की है। ओरायन भी तिलक साहब की है, और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास भी तिलक साहब की है। इस आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में तिलक साहब ने बताया है कि किस तरीके से आर्य लोग भारत आए। तो तिलक साहब का मानना है कि आर्य लोग इंडिया कहाँ से आए हैं? तो तिलक साहब कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। वैदिक काल, प्राचीन भारत जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, वैदिक एज, और वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे आर्य भारत आए। अलग अलग हिस्टोरियंस उस पर अलग अलग बातें करते हैं कि कहां से आए होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि तिलक साहब ने बोला कि आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए, ठीक है, इस पुस्तक में। अच्छा, अब फिर बाय एलिमिनेशन भी बना दिया होगा अब तो सही जवाब क्या है बच्चे? तो सही जवाब है इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चे इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस साहब की पुस्तक है, ठीक है। और बाकी ये 3 तिलक साहब की है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस साहब की। चलो भाई, तो लाला लाजपत राय के बारे में हमने बात कर ली, तिलक साहब की जो बुक्स हैं उनके बारे में भी बात कर ली। ये हैं इनकी 3 पुस्तकें। चल आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी नहीं लिखी? इंडियन स्ट्रगल नहीं लिखी, वो सुभाष चंद्र बोस की है। शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया? इनफैक्ट इनके ईयर्स भी आ जाते हैं। अब देखो, तिलक साहब जो हैं उनको क्या करना था कि लोगों को स्वराज के बारे में अवेयरनेस फैलानी थी। ब्रिटिश भारतीयों के साथ क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से अत्याचार कर रहे हैं, और हम लोगों को एकजुट होके आंदोलन में हिस्सा लेना है। अब इन सब चीजों को अगर भारतीयों तक पहुंचाना है तो भारतीय लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना जरूरी है। अब कैसे इकट्ठा करवाएं? तो तिलक साहब ने क्या किया कि कुछ महोत्सव शुरू करवाए, और उन महोत्सवों के माध्यम से लोग जब इकट्ठे हुए तो धार्मिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य तो पूरे हुए कि वो इकट्ठे हुए, साथ साथ उनने वहां पे अपनी पॉलिटिकल बातें भी कह दी कि ब्रिटिश अत्याचार कर रहे हैं और हमको आंदोलन शुरू करना है, इस आंदोलन में हम ये करेंगे ब्रिटिशों के खिलाफ। तो कुल मिला के रिलीजियस एम्स भी पूरे किए, और साथ साथ पूरा क्या किया? पॉलिटिकल एम। तो शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। अच्छा, गणेश महोत्सव क्या कि भाई देखो, पहले ना गणेश चतुर्थी लोग अपने घर के अंदर मनाते थे, जहां पे गणेश जी का एक छोटा आइडल लाते थे, मूर्ति करते थे, और कोई बहुत ज्यादा
ये पब्लिक फेस्टिवल नहीं हुआ करता था, लोग घरों के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि नहीं, हम चौराहों पर गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं रखेंगे, जो आज हम लोग आसपास देखते भी हैं, नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पे आपको देखने को मिलता है गणेश चतुर्थी में। तो वो असल में बाल गंगाधर तिलक साहब ने शुरू करवाया था। अब जब चौराहों पर गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं रख रहे हैं, लोग भी आते थे आरती के लिए, तो एक गेट टुगेदर हो रहा है, और उसी गेट टुगेदर में रिलीजियस एम्स भी पूरे हो रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल बातें भी लोगों को कही जा रही। तो कुल मिला के भाई तिलक साहब ने ये दोनों शुरू किए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से किए। अच्छा, लेकिन कर्जन ने जो बंगाल के 2 हिस्से किए, तो कर्जन ने क्या बताया दुनिया को कि मैं क्यों बंगाल के 2 हिस्से कर रहा हूं? भाई कर्जन का ये कहना था कि मैं बंगाल के 2 हिस्से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बंगाल का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ये इसका कहना था कि एरिया और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बंगाल की, और इसलिए इतने बड़े क्षेत्र के प्रांत को, इतने सारे लोगों के प्रांत को किसी एक कैपिटल से मैनेज करना मुश्किल भरा कार्य है। एक कैपिटल मतलब क्या? उस टाइम पे जो बंगाल का कैपिटल था वो था कैलकाटा। तो कैलकाटा से इतने बड़े क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या वाले प्रांत को एक प्रशासनिक केंद्र से मेंटेन करना, चलाना मुश्किल भरा कार्य है कलकत्ता से, इसलिए हम 2 हिस्से क्रिएट कर रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने तब बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हिस्सा, ये जो आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा होगा, इसको नाम दिया गया ईस्ट बंगाल, और एक हिस्सा जो इधर दिख रहा है इसको नाम दिया गया वेस्ट बंगाल। इस हिस्से की एक नई राजधानी बनाई गई, नई राजधानी थी ढाका, और इस हिस्से की जो राजधानी थी वो कलकत्ता बनाई गई। तो कुल मिला के इनका क्या सोचना था भाई, ये क्या बोले दुनिया को कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं रियल रीजन। ये तो इनने दुनिया को बताया है, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि बच्चे कलकत्ता बन गया था राष्ट्रवाद का गढ़, यानी हब ऑफ नेशनलिज्म। सर इसका क्या मतलब है? अब आप सोचो, कलकत्ता में ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल रह रहा है, कलकत्ता में ही ब्रिटिश अधिकारी रह रहे हैं, और आए दिन कलकत्ता में हो रहे थे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। कभी इन अधिकारियों को, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल, कभी काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, कभी इनके घर का घेराव हो रहा है, कभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जुलूस रैलियां निकल रही हैं। तो ये लोग हो गए थे त्रस्त। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा कि क्योंकि भाई सब लोग कलकत्ता में ही अपनी मांग रखने आते हैं, तो अगर हम बंगाल के 2 हिस्से कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नया प्रांत बना है, इसकी जो नई राजधानी है, अब यहाँ के लोग तो यहीं जाएंगे। अब वो कलकत्ता थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि अब उनका जो भाई व्यक्ति होगा, गवर्नर होगा और सारे लोग होंगे, वो यहाँ बैठेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, साल 2000 से पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, साल 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो अब आप सोचो कि जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे, तब जो छत्तीसगढ़ वाले लोगों का जो क्षेत्र है, उनको अगर कोई परेशानी होती होगी तो उनको भी भोपाल आना पड़ता होगा। लेकिन जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, तो उसकी एक नई राजधानी रायपुर हुई, और रायपुर में अब छत्तीसगढ़ के सीएम बैठेंगे। पहले पूरे एमपी सीजी के सीएम कहां बैठते थे? भोपाल में बैठते थे, अधिकारी भोपाल में बैठते थे। तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनकी भी कोई परेशानी होगी, वो भोपाल में जाएंगे, तो भोपाल में आए दिन विरोध प्रदर्शन होंगे। लेकिन अगर राजधानी बदल दी जाएगी तो रायपुर एक अलग राजधानी, छत्तीसगढ़ के लोग अब यहां प्रदर्शन करेंगे, और मध्य प्रदेश जो बचा हुआ राज्य है अब उसके लोग प्रदर्शन करेंगे भोपाल में। तो यहां पे भोपाल पर प्रेशर कम हो जाएगा। बस वही कहानी है, पहले कलकत्ता हब था तो दोनों ही क्षेत्र के लोग कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इससे ब्रिटिश बहुत त्रस्त आ गए थे, इसलिए उनने 2 प्रांत, 2 अलग अलग राजधानियां बनाई। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रियल रीजन है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये रियल रीजन थोड़ी ना दुनिया को कहेगा। ये तो हम लोग को मालूम है कि इसकी क्या मंशा थी, लेकिन इसने दुनिया को क्या बताया कि अरे पॉपुलेशन और एरिया बहुत बढ़ गया है। हालांकि गलत नहीं कह रहा है, पॉपुलेशन और एरिया तो बहुत बढ़ गया था। उस टाइम पे बंगाल इंडिया का सबसे पॉपुलस प्रोविंस था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत था, लेकिन रियल रीजन यही है। अब ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या कि बच्चे, इसने ना ये घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 इसने अनाउंसमेंट किया कि हम बंगाल का 2 हिस्सों में विभाजन करने वाले हैं। यानी क्या हो गया बच्चे? घोषणा। तो ये मैंने लिख दिया, अच्छे से लिख देते हैं भाई। तो घोषणा हो गई, बहुत बढ़िया, अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गई। अब और इसने ये भी बोला कि 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग पार्टीशन यानी विभाजन कर देंगे। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात, अनाउंसमेंट कब किया?
19 जुलाई 1905, और ये भी बोल दिया कि हम करेंगे कब लागू, इंप्लीमेंटेशन, तो 16 अक्टूबर 1905। दोनों में फर्क समझ में आया? यहां पे उसने बस घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, और कब करेंगे लागू, 16 अक्टूबर 1905 को करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भारतीय लोग वेट तो करेंगे नहीं कि भाई अनाउंसमेंट हो गया तो हम वेट करेंगे क्या 16 अक्टूबर का कि विभाजन हो, नहीं, हम तो पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी कलकत्ता से, और ये इंडिया की पहली, है ना, मतलब पहली ऑल इंडिया लेवल यानी पहली राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त। तो 19 जुलाई उसने अनाउंसमेंट किया, 7 अगस्त हमने शुरू कर दिया स्वदेशी मूवमेंट, और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन होना है। अब क्या बंगाल का विभाजन हुआ? हमने तो आंदोलन शुरू कर दिया, बिल्कुल, हमारे आंदोलन शुरू करने के बावजूद भी ब्रिटिशों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। जबकि आंदोलन के दौरान हमने कई चीजें की, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, बच्चे बड़े खुश थे कि स्कूल नहीं जाएंगे, बाद में उनको बताया गया कि सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, भारतीय स्कूल कॉलेज तो जाना है। बच्चे अब नाराज कि क्या मतलब, हमने तो यूनिफॉर्म फाड़ दी, किताबें फाड़ दी। खैर, विदेशी मदिरा का बहिष्कार, ठीक है, फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, पुलिस कोर्ट, इन सब का बहिष्कार, तो ये यहाँ पे शुरू कर दिया हमने। फिर भी ब्रिटिशों ने पार्टीशन कर दिया। आइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा कारण दिया गया? तो भाई इसने क्या कारण दिया कि विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रशासन मुश्किल है, डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग लार्ज एरिया एंड पॉपुलेशन। बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनाई गई थी? जब स्प्लिट हुआ तो पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी बच्चे? ढाका। और पश्चिमी बंगाल की क्या थी बच्चे? कलकत्ता। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? अभी अभी हमने पूरा डिस्कशन किया, 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया। किस तिथि को ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया? चलो बताओ, बंगाल विभाजन लागू कब किया गया? इंप्लीमेंटेशन डेट क्या है भाई? तो सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? अब देखो, जिस तरीके से 1857 विद्रोह में हम देखते हैं कि अलग अलग केंद्र और उन केंद्र पे अलग अलग लोग थे, वैसे ही जो स्वदेशी आंदोलन है वो भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर्स थे। दिल्ली में लीडर कौन थे बेटा? सैयद हैदर रजा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले दिल्ली में लीडर कौन है? तो सही जवाब है सैयद हैदर रजा साहब। कौन है भाई? सैयद हैदर रजा। हो सकता है हमारे पास एक प्री क्रिएटेड स्लाइड हो, हाँ हमारे पास पहले से एक स्लाइड है तो हम लोग इस स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई दिल्ली में सैयद हैदर रजा। बाकी देखो बंगाल में कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, ये लोग बंगाल के ही लीडर्स हैं। नाम से भी क्लियर है, दत्ता सरनेम अक्सर वहीं पे होता है बंगाल में। आप देखो अरविंद घोष, अरविंद को हम क्या बोल रहे हैं? औरोबिंदो, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। मैंने बताया ना रसगुल्ला रसगुल्ला, तो अरविंद औरोबिंद, अरविंद घोष। चलो, इसके अलावा बंबई प्रांत में कौन है? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे एक और लीडर थे जिनका नाम था बंबई में S.M. परांजपे। क्या नाम था बच्चे? तो S.M. परांजपे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कौन है? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। तो पंजाब और यूपी में बेटा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। ओके, तो ये कुल मिला के आपके सामने पूरी कहानी है। पंजाब ऐसे भी भाई लाला लाजपत राय पंजाब से ही, अभी अभी हमने बात की। चले भाई, तो अब यहाँ पे लेकिन एक नया प्रश्न है, मद्रास में नेता कौन है? देखो दिल्ली में है सैयद हैदर रजा। अब हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सैयद हैदर रजा दिल्ली में हो गए। चिदम्बरम पिल्ले अभी तक हमने नाम नहीं पढ़ा। लाला लाजपत राय पंजाब के हैं। वी.डी. सावरकर साहब का यहाँ पे अभी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब है चिदम्बरम पिल्लई। वैसे भी नाम से भी थोड़ा साउथ इंडियन नेम दिख रहा है। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन? चिदम्बरम पिल्लई। तो बेटा दिल्ली में कौन? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में बच्चे कौन? तो हमने बोला चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। बाकी जो लोग हैं बंगाल के, पंजाब के और बॉम्बे के, वो तो सिंपल है, अभी अभी हमने देखा है ना, हमने देखा ना, बंगाल, बंबई, पंजाब, सिंपल है लोग। चलो, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? अब हुआ क्या बच्चे कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में फूट पड़ गई, और मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल के अंदर तक सीमित हो, जबकि उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, हम बंगाल के बाहर ले जाएंगे। इनफैक्ट पिछली स्लाइड में आपने देखा भी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स हैं, यानी वो बंगाल के बाहर ले जा चुके हैं। ये बात मॉडरेट्स को पसंद नहीं आई। और साथ साथ एक और बात कि मॉडरेट्स का ऐसा सोचना था कि स्वदेशी आंदोलन का एम क्या होना चाहिए, हम क्यों चला रहे हैं?
तो मॉडरेट्स कह रहे थे बस बंगाल विभाजन रद्द हो जाए, स्वदेशी आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन उग्रवादियों ने कहा कि नहीं, शुरू भले ही मजबूरी में किए थे मगर अब मजा आ रहा है, हम शुरू किए थे स्वदेशी आंदोलन ताकि बंगाल विभाजन कैंसिल हो, लेकिन अब अगर ब्रिटिश बंगाल विभाजन कैंसिल भी कर देते हैं तो भी हम स्वदेशी आंदोलन रोकेंगे नहीं। तो फिर उदारवादियों ने बोला फिर कब रोकोगे? उग्रवादियों ने बोला जब तक हमको स्वराज नहीं मिल जाता तब तक नहीं रोकेंगे। यानी इनका एम है स्वराज उग्रवादियों का, और उदारवादियों का क्या एम है? बस बंगाल पार्टीशन कैंसिल हो। अब इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद है उसकी वजह से सूरत सेशन जो 1907 में होता है, इसमें उग्रवादी और उदारवादी अलग अलग हो जाएंगे। असल में होता क्या है कि इस सेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक मॉडरेट यानी उदारवादी व्यक्ति होते हैं। तो मॉडरेट या उदारवादी व्यक्ति कौन होते हैं? जिनका नाम होता है रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष ना सुनते नहीं है किसकी? उग्रवादियों की। जैसे अब मान लो कि अधिवेशन चल रहा है 1907 सूरत, और जो अध्यक्ष है रास बिहारी घोष वो यहां खड़े हैं। अब जहां पे उग्रवादी बैठे और जहां पे उदारवादी बैठे, तो रास बिहारी घोष क्योंकि ये खुद उदारवादी थे तो ये सिर्फ उदारवादियों की सुन रहे थे, ये उग्रवादियों को फुल इग्नोर कर दी। और जब उग्रवादियों की बात सुनी नहीं जा रही थी, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत गुस्सा आया उग्रवादियों को कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 1907 सूरत विभाजन की तस्वीर है, सेशन की तस्वीर है। यहाँ पे तिलक साहब आप देख पा रहे हैं, इनको सुना नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक उग्रवादी व्यक्ति कोई उठा और उसने चप्पल मारी उदारवादियों के जगह पे, और वहां पे वो चप्पल लगती है एक उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता। बताइए। और तब इतना ज्यादा जब ये इंसिडेंट बढ़ गए, ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, उनने उग्रवादियों को कहा कि आप निकल जाइए। इस तरीके से कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ। उदारवादी कांग्रेस के अंदर है और उग्रवादी कांग्रेस छोड़ दिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चलो, तो कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। आओ भाई, तो अगली चीज देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? अब आप सब जानते हो कि भाई बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। लेकिन साल 1905 में ही हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू की इसके खिलाफ कि भाई बंगाल को एक कर दो। फिर हमने इसमें एक और एम जोड़ दिया कि स्वराज चाहिए, उग्रवादियों ने बोला था ना स्वराज चाहिए, तो हमने स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में शुरू किया। ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी मूवमेंट भी 1905। लेकिन साल 1911 में बच्चे बंगाल का जो पार्टीशन है उसका कैंसलेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? असल में ब्रिटिश महाराज, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी ब्रिटिशों के पास एरिया थे, ऑब्वियस सी बात है इंक्लूडिंग इंडिया, तो उन सबका अल्टीमेट हेड कौन है? ब्रिटिश एम्परर। तो ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, अपनी पत्नी के साथ 1911 में भारत आते हैं और यहाँ पे ये दो मेजर अनाउंसमेंट करते हैं। पहला अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बंगाल का जो पार्टीशन है उसको कैंसिल कर रहे हैं, यानी बंगाल के जो दो हिस्से वापस एक हो जाएंगे। लेकिन अगर इनने बंगाल के वो जो दो हिस्से हैं वो वापस एक कर दिए तो वापस वो पुरानी समस्या आ जाएगी भाई, जिसकी वजह से इनने पार्टीशन किया था। पार्टीशन क्यों किया था? सोचो, 1905 में इनने पार्टीशन इसलिए किया था क्योंकि कलकत्ता हब बन गया था राष्ट्रवाद का, और इतने सारे लोग आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो 1911 में जब आप वापस बंगाल के दो हिस्से एक कर दोगे, एक राजधानी बनेगी कलकत्ता, तो जाहिर सी बात है वापस से वही वाली कहानी होगी, फिर हब बन जाएगा, फिर हर दिन बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होंगे। अभी तक तो कई सारे लोग अब ढाका जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सॉल्यूशन हो? तो ब्रिटिशों ने दूसरा अनाउंसमेंट ये किया कि हम कैंसिल कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के दोनों हिस्से एक कर रहे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट इन्होंने ये किया कि हम कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक कैपिटल क्या था ब्रिटिशों का? कलकत्ता, पूरे इंडिया का ही कैपिटल वही था। और अब तो हम देखते हैं कि भाई कैपिटल को शिफ्ट करके कहां कर देंगे? दिल्ली। तो अब कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। भाई पहले तो कलकत्ता पूरे ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था, इसका मतलब ब्रिटिश इंडिया में जब भी किसी को कोई समस्या हो रही थी अक्सर लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कैपिटल कर दिया गया है दिल्ली, तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया, हो गया सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली नई जगह है, तो जाहिर सी बात है बंगाल के जो लोग विरोध प्रदर्शन कलकत्ता में करते थे तो अब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब गवर्नर जनरल खुद कहाँ बैठेंगे? दिल्ली। तो अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश अधिकारी जो आए दिन विरोध प्रदर्शनों से त्रस्त हो गए थे कलकत्ता में, अब उनको एक बैठने की नई जगह मिली है, तो भाई दिल्ली हो गया नया कैपिटल। 1911 में अनाउंसमेंट किया गया और लागू होगा 1912 में, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरा
दफ्तर शिफ्ट होगा भाई, पूरे डॉक्यूमेंट शिफ्ट होंगे, अधिकारी लोग मूव करेंगे, तो 1912। चल आगे बढ़ते हैं। 1911 में भारत की नई राजधानी क्या बनी? अभी अभी हमने बात किया, दिल्ली नई राजधानी बनी है। चल थोड़ा सा पानी हो जाए, फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हमने एक नया टॉपिक यहां से शुरू करना है, मतलब नेशनल मूवमेंट के अंदर ही है। और क्या है बच्चे हमारे सामने अब? क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, चल 1897 में पूना प्लेग समिति अध्यक्ष रैंड की हत्या किसने की? अभी क्रांतिकारी आंदोलन बेसिकली क्या है? जैसे हमने पढ़ा उदारवादी, हमने पढ़ा उग्रवादी, और एक ऐसा भी वर्ग था जो कि ऐसा मानता था कि ब्रिटिश लातों के भूत हैं और वो हाथों से नहीं समझेंगे, और इसलिए ब्रिटिशों को अगर इंडिया से निकालना है तो एक ही तरीका है कि उनके मन में भय उत्पन्न करो। ब्रिटिशों के मन में भय कैसे उत्पन्न होगा? जब उन पर अटैक होंगे, तो जब ब्रिटिशों पर अटैक होंगे तब वो डरेंगे, और जब वो डरेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंडिया से जाएंगे। तो टेरर कैसे उत्पन्न करना है? मारना है, तो हिंसा। तो क्रांतिकारी चरण मतलब हिंसा। लेकिन क्रांतिकारी चरण के कोई फिक्स्ड ईयर्स वैसे नहीं है। जैसे हमने बोला उदारवादी चरण 1885 से 1905, हमने बोला उग्रवादी चरण 1905 से 20। लेकिन क्रांतिकारी जो चरण है वो उदारवादियों के टाइम पे भी था, वो उग्रवादियों के टाइम पे भी था, और अब आगे भी जो हम चरण पढ़ने वाले हैं, सुनो, 1885 से 1947 ये हो गया आपका नेशनल मूवमेंट। इसमें सबसे पहले 1885 से 1905, यहां पे बच्चे क्या पढ़ा आपने? मॉडरेट्स या उदारवादी चरण, सही है। 1905 से 1920 आपने क्या पढ़ा बेटा? उग्रवादी चरण, यानी अगर मैं कहूं इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल। अब मैं अगर आपको आगे लेके चलूं तो यहाँ पे 1920 से 1947 जो लास्ट चरण है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गांधीवादी चरण। क्या बोलते हैं? गांधीवादी चरण, गांधीयन फेस, गांधीवादी चरण। सुनते जाओ। और यहाँ मतलब ये है कि भाई 1920 से 47 कांग्रेस वुड बी डोमिनेटेड बाय आइडियाज ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी के जो तरीके हैं उस आधार पे कांग्रेस चलेगी। लेकिन इन तीनों चरणों के दौरान क्रांतिकारी लोग मौजूद होंगे, रिवॉल्यूशनरीज, जो कि विश्वास करते हैं हिंसा में। इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस क्या है? असल में पूना का एक केस है। पूना में प्लेग बीमारी फैल गई थी। प्लेग जो बीमारी होती है यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है, और इस बैक्टीरिया के जो कैरियर होते हैं, जो इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में कैरी करते हैं, वो होते हैं क्या? जैसे चूहे हो गए, नेवले हो गए, ये कैरी करते हैं। तो कहानी बच्चे ये है कि पूना में प्लेग बड़े स्तर पर फैल रहा था, और ये कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति जिसको प्लेग है वो दूसरे व्यक्ति को भी फैला सकता है। तो पूना प्लेग कमेटी बनाई गई इस डिसीज को फैलने से रोकने के लिए, और एक ब्रिटिश व्यक्ति थे रैंड, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। इसने क्या किया? घर घर की तलाशी ली, लेकिन कई बार तलाशी लेने का तरीका बहुत अपमानजनक था। इनफैक्ट महिलाओं की सड़कों पर तलाशी ली गई, तो कई सारे पूना में जो परिवार थे उनने बहुत अपमानित यानी इंसल्टेड फील किया। और फिर जिन लोगों में प्लेग पाया गया उनको इसने अलग थलग कर दिया दूर दराज के इलाकों में, और उनको अपने हाल पे ही छोड़ दिया। मतलब आप सोचो कि जैसे 2020-21 में जब कोविड का समय था, तब हम देखते हैं जिन लोगों में कोविड पाया गया सरकार ने उन्हें क्वारंटीन किया, लेकिन क्वारंटीन करने का मतलब ये थोड़ा ना कि छोड़ दिया गया अलग थलग अपने हाल पे कि अब मरो जियो हमें मतलब नहीं। नहीं, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी देने का प्रयास किया गया। कई लोग होटल्स में भी रहे, उनको खाना मिला, प्रॉपर केयर मिली। लेकिन ब्रिटिशों ने जिनमें प्लेग पाया गया उनको अलग थलग छोड़ दिया, तो कई लोग जो बचाए जा सकते थे वो भी मर गए। समझ गए? तो कुल मिला के कई सारे पूना में ऐसे लोग थे जो बहुत गुस्सा थे ब्रिटिशों से। एक तो इनका जो तलाशी लेने का तरीका था, और दूसरा कई सारे परिवारों ने जिन लोगों को खोया था तो वो लोग बचाए जा सकते थे, तो परिवारों में गुस्सा था। इसलिए तीन भाई जिनका नाम था चापेकर बंधु, क्योंकि इनका सरनेम चापेकर था, एक का नाम वसुदेव चापेकर, एक का नाम दामोदर चापेकर, एक का नाम बालकृष्ण चापेकर। कमाल की बात, तीनों ही श्री कृष्ण के नाम है। वसुदेव, बालकृष्ण, दामोदर, सभी तो श्री कृष्ण के नाम है। तो भाई ये है चापेकर बंधु, इनने रैंड की हत्या कर दी। ये है हमारा पहला केस। ठीक है, रैंड के साथ साथ एक और व्यक्ति था जो उस दिन रैंड के साथ था, ये भी बेचारा मर गया, जबकि इसको मारना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया और
इन तीनों को फांसी की सजा हुई। फांसी से पहले भाई इनने तिलक साहब का नाम लिया कि हम उनके शिष्य हैं, और तब तिलक साहब को 1.5 साल की जेल हुई। ठीक है, इस केस में तिलक साहब को कितने साल की जेल हुई? तो 1.5 साल 1.5 ईयर्स 18 महीने की जेल हुई। चलो अगला केस देखते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस। अब देखो क्रांतिकारी कैसा सोचते हैं, क्रांतिकारियों को लगता है कि भाई जो बेकार ब्रिटिश लोग हैं उनको छोड़ना नहीं है। तो एक बेकार ब्रिटिश व्यक्ति था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, एक जज था किंग्सफोर्ड, और ये भारतीयों से बहुत नफरत करता था। इनफैक्ट भारतीयों को छोटी छोटी गलतियों के पीछे इसने बड़ी बड़ी सजा सुनाई है। जज था, भारतीयों से नफरत करता था। जैसे मैं एक रियल केस बताता हूँ, एक बार एक भारतीय चोर का केस इसके पास गया, इसने चोरी के लिए उस चोर को चोरी के लिए सोचो 10 साल की सजा सुनाई, 10 साल चोरी के लिए। जबकि दूसरी तरफ जब इसके पास कोई ब्रिटिश व्यक्ति आ जाता था तो उनको बहुत ही लीनियंटली उनके सामने पेश आता था। लेकिन यहां पर देखा आपने क्या किया। अच्छा, अब यहां पे एक और जरूरी बात है कि ये क्रांतिकारियों की हिट लिस्ट में इसका नाम ऊपर है कि इसको मारना है, बेकार ब्रिटिश व्यक्ति। तो एक बार ये जब रास्ते से जा रहा था तो कैरियज में ये था, इसके साथ इसकी पत्नी और इसकी एक बेटी भी थी। तब 2 क्रांतिकारियों ने इस पर बम फेंका। एक का नाम है प्रफुल्ल चाकी, एक का नाम है खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन 2 लोगों ने बम फेंका और बम इनकी जो गाड़ी थी उसके पास फटा, और जिसमें किंग्सफोर्ड की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मरा, मारना किसी और को था और मर गए निर्दोष लोग, मारना था किंग्सफोर्ड को। अब जब ये इवेंट हुआ तो प्रफुल्ल चाकी ने वहीं आत्महत्या कर ली, सुसाइड। लेकिन खुदीराम बोस वहां से भाग निकलने में सफल हुए, लेकिन इनको आगे चल के ब्रिटिशों ने पकड़ लिया और फिर इनको फांसी की सजा हुई। लेकिन फांसी की सजा से पहले इनने 2 महत्वपूर्ण नाम लिए। एक कि भाई ये तिलक साहब के शिष्य हैं ये भी, तो तिलक साहब को 6 साल की जेल हुई। एक तो तिलक साहब को लोग फंसवा दे रहे हैं, तिलक साहब का लोग नाम ले रहे हैं। बताओ, पहले तिलक साहब को चापेकर केस में जहां रैंड की हत्या हुई थी वहां 1.5 साल की सजा, और अब तो इनको 6 साल की सजा हुई। और इनको कहां भेजा गया बेटा? रंगून। यहीं पर उनने एक किताब लिखी ना, गीता रहस्य, बताया था मैंने, रंगून म्यांमार। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय 1857 विद्रोह, उनको भी कहां भेजा गया था? रंगून म्यांमार। और तिलक साहब को भी। अच्छा, साथ साथ दूसरा नाम इनने किसका लिया? तो भाई एक नाम लिया कि ये कौन सी समिति से जुड़े, कौन से संगठन से। तो एक नाम सामने निकल के आया, कोई अनुशीलन समिति नाम का संगठन है जो क्रांतिकारियों का संगठन है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पता चला ब्रिटिशों को कि भाई उनसे जुड़े हुए हैं, और तब अनुशीलन समिति के भी कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया इसी केस में। ठीक है, अनुशीलन समिति के बारे में बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रमोद मित्रा नाम के एक व्यक्ति ने की थी। और अनुशीलन समिति का एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है युगांतर, जिसमें कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां लिखी रहती थी। मतलब कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी बेकार है और वो कहाँ काम करता है, तो मतलब बहुत सारी बातें इसमें लिखी रहती थी, एंटी ब्रिटिश। तो युगांतर न्यूज़पेपर किसका है? अनुशीलन समिति का। 1902 में प्रमोद मित्रा ने इस समिति को शुरू किया था। चलो, ये है खुदीराम बोस। इस समय इनकी उम्र 18 साल की थी जब इनको पकड़ा गया, जब इनने किंग्सफोर्ड पे बम फेंका, आप देख सकते हो, और फिर इनको फांसी की सजा हुई। ठीक है भाई, सोचो 18 साल। आइए आगे बढ़ें, अगली चीज डिस्कस करें। अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? अभी अभी बात की, उन अनुशीलन समिति से जुड़े थे। चलो भाई, अनुशीलन समिति का फेमस न्यूज़पेपर कौन सा है? अभी अभी बात की, युगांतर इनका फेमस न्यूज़पेपर है। आओ आगे का केस देखें। मदनलाल ढींगरा द्वारा लंदन में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई? अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला भाई, एक केस 1897 का है जहां पर चापेकर बंधुओं ने किसकी, एक काम करते हैं हम लोग एक जगह पे सब लिख देते हैं, है ना। तो 1897, तो बेटा चापेकर बंधु और किसकी हत्या कर दी इन लोगों ने? तो रैंड की हत्या कर दी। सबसे पहले ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखता हूं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला देखो, 1906 पे आ जाओ। 1906 में आ जाओ भाई। तो क्या हुआ है, सॉरी 1908 में क्या हुआ है? 1908 में तो अलीपुर षड्यंत्र केस, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किसको मारने का प्रयास किया? क्योंकि ये मरा नहीं ना, तो ये तो अटेम्प्ट कहेंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट है, लेकिन मरा तो नहीं है किंग्सफोर्ड।
अच्छा, इनका संगठन क्या है? तो संगठनों को हम लोग एक दूसरी जगह पे लिख देते हैं, क्योंकि अभी और भी संगठन आएंगे। तो अनुशीलन समिति इनका संगठन है। आइए अब मैं आपको एक अगला केस बताता हूं बेटा, 1909 का केस है। एक व्यक्ति था ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली, ये लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है कर्जन वाइली। ये भी बहुत ही ज्यादा का नाम खराब था, कुख्यात। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत में अकाल आया, फैमाइन आया, भारतीयों के पास खाने को नहीं था, उस टाइम पे अपनी जेबें भर रहा था और इसने बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया। पहले ये सिविलियन ऑफिसर था, बाद में ये मिलिट्री में भी चला जाता है। और जब इसको पता चला कि भाई भारतीयों की हिट लिस्ट में इसका नाम भी है, कि इसका नाम तो बहुत खराब है, इसने बहुत अत्याचार किए, तो ये लंदन चला गया। इसको लगा भारतीय लोग लंदन नहीं आ सकते, लेकिन लंदन में एक संगठन पहले से सक्रिय था और इस संगठन का नाम क्या था बच्चे? ध्यान से सुनेंगे। संगठन का नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था बेटा? संगठन का नाम था इंडिया हाउस। इसको किसने स्थापित किया था वो भी सुनो, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ये हैं जिन्होंने 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नाम का एक संगठन लंदन में ही स्थापित किया था। और 1909 में इसी संगठन के एक मेंबर थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था बेटा? मदन लाल ढींगरा। तो जो मदन लाल ढींगरा जी हैं, जो मदन लाल ढींगरा जी हैं, इन्होंने हत्या कर दी थी किसकी? कर्जन वाइली की। तो कर्जन वाइली भाई जो सोच रहा था लंदन में भाग जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो मदन लाल ढींगरा पहले इंडिया हाउस संगठन से जुड़े, यहाँ पे इनने ट्रेनिंग प्राप्त की। बेसिकली इंडिया हाउस में ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना है। गजब, यानी यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती थी। मैं सही बता रहा हूँ। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस जब स्थापित किया था तो कई सारे भारतीयों को आमंत्रित किया इंडिया से कि आप आओ, हम आपको क्रांतिकारी गतिविधियां सिखाएंगे, स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि कैसे गन चलाते हैं, कैसे बम फेंकते हैं। वाह। और तब हम देखते हैं कि मदन लाल ढींगरा इनके संगठन से जुड़े, ट्रेनिंग प्राप्त की और कर्जन वाइली को जान से मारा। इसके लिए इनको फांसी की सजा हुई। ठीक है जी, ठीक है। चलें, तो यहाँ पे एक देखो प्रश्न है तुम्हारे सामने, मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की? तो नाम क्या है सही? तो कर्जन वाइली की हत्या की। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे। आओ नीचे ले आएंगे। हाँ, ये आप देख सकते हैं इधर मदन लाल ढींगरा मौजूद है। ठीक है, मदन लाल ढींगरा और ये कर्जन वाइली जिनकी हत्या हुई है। चलो अगला क्या बोलता है भाई प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सुनो, अनुशीलन समिति प्रमोद मित्रा और इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक अखबार भी निकाला था, द सोशियोलॉजिस्ट। तो द सोशियोलॉजिस्ट, कभी कोई पूछे द सोशियोलॉजिस्ट ये अखबार किसका है? सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट अखबार किसका है? तो बच्चे ये अखबार भी श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, सोशियोलॉजिस्ट है ना, जिन्होंने इंडिया हाउस संगठन स्थापित किया। चलो आओ आगे बढ़े। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने वाले अनंत कान्हेर किस संगठन से संबंधित? अब चलो भाई एक और चीज हमको अब देखनी है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये मिटर गया तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो मैंने एक स्लाइड डुप्लीकेट की है, जो इसकी ओरिजिनल है वो इधर है ना, तो आपको ये सब मिलता जाएगा। मैं इसका हर बार एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दूंगा ताकि हम लोग इसी लिस्ट को आगे और कैरी फॉरवर्ड करें, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। 1897 में चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या की, उनका कोई संगठन नहीं था। 1908 में किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास चाकी और खुदीराम बोस ने किया, उनका संगठन था अनुशीलन। और आगे चल के 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा? वाइली को, और इनका संगठन है इंडिया हाउस। अब मैं बढ़ता हूं आगे। 1909 का एक और भाई घटना है, और एक और घटना क्या है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनंत कान्हेर। अनंत कान्हेर, और अनंत कान्हेर एक संगठन से जुड़े हुए थे, और इस संगठन का नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कभी भी आता है। संगठन का नाम क्या है? संगठन का नाम है अभिनव भारत। मैं जानता हूं कि जो नए बच्चे हैं उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा होगा कि सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बेटा ये जो एग्जाम है इसको क्लियर करना, सरकारी नौकरी पाना, आप ये सोचो कि यूपीएससी के बाद ये दूसरे अच्छे स्तर का पेपर है इंडिया में, सरकारी नौकरी जो बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित देता है। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन टफ होगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जो पढ़ना टफ है और हर कोई छोड़ देता है, तो जब आप पढ़ोगे और दूसरों ने छोड़ दिया है तो आपका होगा, दूसरों का नहीं होगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है,
ये जो परेशानी आ रही इनसे जूझना है, इनको बार बार पढ़ के रिवाइज करके इनको खत्म कर देना है। जैसे मुझे आज कोई रात को 3 बजे बोले कि ये सर पूरी लिस्ट बताओ, मैं क्यों बता दूंगा, क्योंकि मैंने बार बार रिवाइज कर लिया। आप और मैं सेम है, आपका और मेरा दिमाग में कोई फर्क नहीं, बस मैंने इस चीज को बार बार पढ़ के रिवाइज कर लिया तो मुझे ये फिट हो गई। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मुश्किल है, वरना आसान है। तो आप बार बार रिवाइज करो तो आपके लिए आसान हो जाए। चलो भाई, तो अभिनव भारत, तो ए से अनंत कानेर, ए से अभिनव भारत। अब ध्यान से सुनना, अभिनव भारत जो संगठन है वो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, और उनके एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, तो वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। तो बच्चे वीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, इनने अभिनव भारत नाम का संगठन स्थापित किया। उससे जुड़े थे अनंत कानेर। अब इनने क्या किया, एक नासिक का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और वो भी बड़ा कुख्यात था, उसका नाम भी बहुत खराब था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था बेटा, जैक्सन नाम था। ठीक है, नासिक का जिला मजिस्ट्रेट नाम था बच्चे उसका जैक्सन। तो तब इनने जैक्सन की हत्या कर दी। किसने, अनंत कान्हेर ने जैक्सन की हत्या कर दी। तो ये भी हमने बात समझ ली। इसके लिए अनंत कान्हेर साहब को फांसी की सजा हुई। और जो वीडी सावरकर साहब है भाई, तो वीडी सावरकर साहब को क्या हुआ, वीडी सावरकर साहब को काला पानी की सजा हुई। काला पानी की जेल कहां पर है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो वहां पे काला पानी की जेल है, इनको वहां रखा गया है। ठीक है, ओके, तो ये बात दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनंत कान्हेर, सॉरी, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने वाले अनंत कान्हेर किस संगठन से जुड़े हैं, अभिनव भारत, जिसकी स्थापना किसने की है, तो वीडी सावरकर साहब ने की है। ओके, और गणेश दामोदर सावरकर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के स्थापनाकर्ता कौन थे, तो भाई अभिनव भारत के स्थापनाकर्ता कौन है, अभी हमने बात की, वीडी सावरकर है। ठीक, चलो आगे बढ़े। दिल्ली षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की हत्या का प्रयास था। अब एक और हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहां से सबसे पहले क्या करूं, इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लूं, और इस स्लाइड को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आपको बिल्कुल वहीं का वहीं चीज मिल जाएगी, तो याद रखने में आसानी होगी। अब मैं ये सब पूरी चीज हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि ये अब हमारे काम की बात नहीं है, और जो काम की बात थी वो लिखा हुआ है ना, मतलब जो वीडी सावरकर वाली जो बात है ना, वो सब ऑलरेडी दूसरी स्लाइड में लिखी है, तो मैंने डुप्लीकेट बनाई है। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो 1897 चापेकर बंधु केस, किसकी हत्या कर दी, रैंड। 1908 किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, चाकी और खुदीराम बोस, लेकिन हत्या नहीं हुई। अगला क्या है बच्चे, तो अगला हमने बोला कि करजन वाइली की हत्या, मदनलाल ढींगरा। फिर हमने बोला अनंत कान्हेर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। ये सारी चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले वालों का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस का अनुशीलन समिति है। और फिर हमने बात की इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और जो तीसरा संगठन अभी हमने लिखा, अभिनव भारत, वीडी सावरकर। धीरे धीरे समय के साथ याद होगा। फिर हम लोग आते हैं भाई अगले केस पे। अगला केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी तक जितने भी केस हमने किए उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा केस यही था, और वो केस है बेटा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। क्या है, तो दिल्ली षड्यंत्र कांड। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था इस टाइम पे, उसका नाम था हार्डिंग सेकंड। क्या नाम था बच्चे, हार्डिंग द्वितीय या हार्डिंग सेकंड, ये गवर्नर जनरल है। ठीक है सर, कहानी क्या है, कहानी ये है कि कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। आप सबको मालूम है जॉर्ज पंचम ने अनाउंसमेंट किया था कि ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल जो अभी तक कलकत्ता है उसको शिफ्ट करके क्या करेंगे, दिल्ली करेंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, 1912 में शिफ्टिंग लागू होगी, पूरे अधिकारी लोग आएंगे, पेपर सब चीजें आएंगी, तो 1912 में ऐसा होगा। तो 1912 की बात है भाई, हार्डिंग सेकंड, ठीक है, आ रहे थे अपना पूरा शान और शौकत से, मस्त एक हाथी पे बैठ के, और जो कहते हैं गाना बजाना चल रहा था, एकदम शाही तरीके से इनकी दिल्ली में एंट्री हो रही थी। चांदनी चौक की सड़कों से गुजर रहे थे। तो हमारे दो भारतीय क्रांतिकारी, जिनका नाम क्या है, एक का नाम बच्चे सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है बच्चे, तो दूसरे जो व्यक्ति उनका नाम है रास बिहारी बोस। थोड़ी देर पहले भी आपने ऐसा ही एक नाम सुना था, लेकिन वो व्यक्ति कुछ और थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने एक चीज पढ़ी ना, सूरत अधिवेशन, तो वहां थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, सूरत अधिवेशन। वो घोष है, घोष उदारवादी नेता घोष, और ये बोस हैं, ये क्रांतिकारी हैं। दोनों में बहुत फर्क है। उदारवादी लोग तो बिल्कुल बम और ये कट्टा इन सबसे दूर रहते हैं, और ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये बम फेंक रहे हैं किस पे, हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल। सोचो कितनी बड़ी बात है, गवर्नर जनरल उस समय का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। जैसे आज कोई
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के खिलाफ उनको मारने के लिए कोई प्लान बनाए। सोचो इतने बड़े स्तर का ये प्लान है। और जब इनने बम फेंका तो बम हाथी के पांव के पास फटा, हाथी का पांव जला, हाथी इधर उधर टकराया, हार्डिंग द्वितीय ऊपर से नीचे आए, नीचे गिर गए और बुरी तरीके से जख्मी हो गए, लेकिन बच गए। जब ये बच गए तब इन पे ही गाना बना कि तेरे भाई जैसा कोई हार्डिंग नहीं है, सुना होगा तुमने, इन पे ही तो बना है। तो कुल मिला के बेटा ये बच गए, लेकिन कुछ भारतीय सेवक थे इनके आसपास, वो मारे गए। तो ये 1912 की घटना है। इस घटना के बाद सचिन सान्याल इंडिया में ही कहीं चले गए, मतलब इंडिया में ही कहीं वो फरार थे। और दूसरी बात, जो रास बिहारी बोस हैं वो तो जापान चले गए, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस धरपकड़ कर रही थी, उनके सबसे बड़े व्यक्ति पर हमला हुआ है, गवर्नर जनरल पे। तो दिल्ली षड्यंत्र कांड was an attempt to assassinate which of the following गवर्नर जनरल, हार्डिंग द्वितीय। ये 1910 से 16 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। चले ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस, हार्डिंग द्वितीय। बच गया लेकिन हार्डिंग द्वितीय, सोचो अगर ये मर जाता कितनी बड़ी घटना होती, गवर्नर जनरल को मार दिया। तो हार्डिंग द्वितीय पर 1912 में बम किसने फेंका, सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस। चलो भाई, तो आज हम लोग अपनी इस क्लास को यहीं तक ही सीमित रख रहे हैं। मुझे आशा है कि आपने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया, लेकिन आपके लिए भी एक प्रश्न है शानदार, इस प्रश्न का जवाब देंगे, उसी के बाद फिर मजा आएगा ना भी, जब आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेटा आपको ये बताना है, इंडिया हाउस 1905 में बनाया गया। तो इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन 1905 में बनाया गया। आपको दो प्रश्नों का जवाब देना है। एक, ये कौन सी सिटी में बनाया गया, कहां स्थापित किया गया। दूसरा, इसको किसने इसको स्थापित किया, इंडिया हाउस। इसी इंडिया हाउस के एक मेंबर थे मदन लाल ढींगरा, उन्होंने वाइली की हत्या की। तो ये दो चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो भाई, तो फिर अब हम लोग खत्म करते हैं क्लास। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।